ठंड से परेशान है बच्चा, ये ले 2 कश भर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी। रंजन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। इस समय उसे बाबा की कही बातों को मानने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सा कुचाते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लम बाबा के हाथों से लेकर 2 गहरे कश खींच लिए। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपने चिल्लम सूखने में व्यस्त हो गए। रंजन कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पास के जंगल से आती जंगली जानवरों की हो की आवाज से उसके बदन में डर की झुरझुरी सी दौड़ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की पात चाप सुनाई पड़ने लगी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे पीछे चल रहा है? किंतु बाबा ने कहा था मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रंजन अभी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। रंजन, रंजन, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गया? अपना नाम सुनकर रंजन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई देते हैं। आओ, मैं तुम्हें ये रास्ता पार करा देता हूँ। तुम्हें डर लग रहा था ना? बोलो, कहाँ तक जाओगे? लेकिन अचानक से बाबा यहाँ कैसे आ पहुंचे और उन्हें कैसे पता मुझे डर लग रहा है? लगता है तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा कोई ठिकाना नहीं बाबा, काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूंगा, सुबह फिर काम ढूंढने निकलूंगा। इस रास्ते से दाएं घूम जाना, आगे एक जंगल दिखाई देगा। वहां पर एक बूढ़ी रहती है, किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छे रकम दे देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और बूढ़ी से कोई सवाल भी नहीं करना है। एक और बात का ख्याल रखना, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती कभी ना करना। मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, लेकिन इतनी रात गए क्या वहां जाना सही रहेगा? तुम जाओ, वो बुढ़िया रातों को सोती नहीं है, तुम्हें वो तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। रंजन को बाबा और उनकी बातें अब भी और रहस्यमय लग रही थी, लेकिन इस समय उसके पास ना तो रात गुजारने का कोई साधन था, ना काम का ठिकाना। काम के लालच में वो बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगले को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि यहाँ कोई रहता होगा। जैसे ही रंजन बंगले के दरवाजे के सामने पहुंचता है, वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और उसके सामने काले घाघरे और चुनरी से मुंह छुपाए एक बूढ़ी दिखाई देती है। कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? माई, आपको मिस्त्री की जरूरत है? मैं आपका काम पूरा कर दूंगा, बस काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। जी समझ गया। और मेरी दिहाड़ी? पैसों की तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा से ज्यादा ही मिलेगा। बूढ़ी उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले जाती है। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। पूरे घर में अजीबो गरीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे आईने लटके दिखाई दे रहे थे और उन आईनों के साथ अलग आकार की काले कपड़े से बनी गुड़िया लटकती हुई दिखाई दे रही थी। उन सभी गुड़ियों को देखकर रंजन को कुछ अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। काली गुड़िया की आंखों के आसपास लाल रंग टपकता दिखाई दे रहा था, जिससे वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। ये घर कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? इतने अजीबोगरीब सामान, लेकिन बुढ़िया ने कहा है कि कोई सवाल नहीं करना है। इसलिए अपने मन की शंका मन ही में दबाए रंजन बंगले के उस भाग में पहुंच जाता है जहां पर उसे मरम्मत का काम करना था। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा दिखा दिया और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोद कर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है। कर पाओगे? मेहनत का काम है। और हाँ, इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना है। रंजन खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया था। दिन भर बिना मुंह से चू की भी आवाज किए वो अपने काम में लगा रहता। बदले में बुढ़िया उसे दुगनी मजदूरी और दोनों टाइम का खाना खिला देती। 1 सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया, ये ले तेरा हिसाब।
डिमरी गांव से आया है ना तू? हाँ, डिमरी से ही आया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? रंजन की बात सुनकर बुढ़िया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। बोला था ना कोई सवाल नहीं। सुन, मेरा एक काम करेगा। तेरे गांव में एक आदमी रहता है, सज्जन सिंह, जानता है उसे? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उसकी गांव में एक बड़ी दुकान है, इसलिए नाम सुना है उसका। मेरा दूर का रिश्तेदार है, उस तक कुछ सामान पहुंचाना है। तुझे इस काम के बदले मैं थोड़े पैसे और दे दूंगी, करेगा ना? रंजन खुशी खुशी बुढ़िया का सामान पड़ोस के गांव तक पहुंचाने को तैयार हो जाता है। बुढ़िया ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। रंजन ने एक सप्ताह काम करके अच्छा धन इकट्ठा कर लिया था। पोटली लेकर वो सज्जन सिंह के घर पहुंच जाता है। जी, क्या आप ही सज्जन सिंह हो? और सज्जन सिंह के लिए ये सामान उनकी किसी जानने वाली ने भिजवाया है। कहाँ से आए हो? किसने भिजवाया है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो साथ को उस दूर काम करने गया था। वहीं एक बुढ़िया मिली जिसने ये सामान आपको देने के लिए कहा। सज्जन सिंह हैरानी से वो पोटली खोलकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। तुरंत ही वो उस पोटली को वापस बांधता है और उसे वापस पकड़ा देता है। इसे तुरंत वापस देकर आओ, जिसने तुझे ये दी है। ये मेरा सामान नहीं है, और खबरदार, अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सज्जन सिंह को गुस्से में देखकर रंजन पोटली लेकर अपने घर आ जाता है। आजकल किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। साथ को उससे मैं ये पोटली ढोकर लेकर आया और यहाँ आकर उस बूढ़े ने सामान लेने से इनकार कर दिया। कहता है मैं तुरंत जाकर उसे वापस करके आऊँ। अरे छोड़िए ना, आपको क्या जरूरत है वहाँ जाने की? इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख ही होगा ना जो इतनी दूर ये सामान लौटाने जाएगा। पागल मत बन, हमें इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। जो भी सामान है हम वापस कर देंगे, बस जो अपना नहीं वो मिट्टी। रंजन की पत्नी को जाने की जिद थी। वो हर हाल में देखना चाहती थी कि इस पोटली में बुढ़िया ने क्या कीमती सामान दिया है। इसलिए रात को रंजन के सोने के बाद वो पोटली खोल देती है। पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इस पोटली में तो बड़ा ही अजीब सा जादू टोने का सामान रखा हुआ है। हे भगवान, कहीं इसीलिए तो उस बूढ़े ने ये सामान इनसे वापस करने को तो नहीं कहा था। और ये क्या, इस काली गुड़िया ने तो हूबहू मेरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं। उर्वशी पसीने से तरबतर हो गई थी। अगली सुबह, सुनिए जी, ये पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आइए, और चाहे जो हो जाए आप वहाँ एक पल को भी ठहरना मत। तूने ये पोटली खोली थी क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम ये वापस देकर आओ। रंजन वो पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि सज्जन सिंह के घर से रोने की आवाजें सुनाई दी। अरे भाई, बड़ी बुरी मौत हुई सज्जन काका और उनकी पत्नी की। लगता है किसी ने मारकर फांसी पर लटका दिया हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कमरा अंदर से बंद था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? भाई, मुझे तो कुछ ऊपर का चक्कर लग रहा है। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। हालत देखी थी दोनों की, पूरा शरीर ऐसे मरोड़ा हुआ था जैसे कोई कपड़े की गुड़िया को मरोड़ता है। रंजन को गांव वालों की बात सुनकर एक झटका सा लग गया था। एक के बाद एक उसे सज्जन सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफेद पड़ा चेहरा याद आने लगा। न जाने क्या पहेली है इस पोटली की। कल मैंने ये पोटली दी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। रंजन तेजी से बुढ़िया के बंगले की ओर बढ़ा जा रहा था। आज जब वो बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा है और बंगला भी उसे कुछ ज्यादा ही सुनसान सा नजर आया। रंजन अब इस बंगले और बुढ़िया का सच जानना चाहता था, इसलिए वो ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। बुढ़िया के कमरे में 3 नई काली गुड़िया लटकी हुई थी और उसमें से एक गुड़िया के कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने नजर आ रहे थे। रंजन घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है। भाई, कुछ पता है ये बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी? रंजन की बात सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पागल पागल है क्या भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। 50 साल से लटका है ये ताला। और हाँ, भूत बंगला है ये। रात के समय भटकना भी नहीं उसके आसपास। हाँ। उस आदमी की बात सुनकर रंजन की रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। क्या? भूत बंगला? भाई, मेरे दादा कहते थे किसी डायन का बंगला है ये।
इसमें वो तरह तरह के टोटके टोना किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने इस डायन की चोटी काट कर इसे जला दिया था। तब से ये बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई दे जाती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखते हलक से रंजन ने अपना आखिरी प्रश्न किया। तांत्रिक? कहाँ रहता है वो तांत्रिक? कुछ मदद कर पाओगे क्या? भाई सुना है उसने इस डायन को मारने के बाद ये काम छोड़ दिया और दूर किसी गांव में जाकर बस गया। उसकी पहचान अब किसी को नहीं पता। बातें करते हुए रंजन बंगले से कुछ दूर तक आ गया था। आदमी के जाने के बाद अब मुझे ये पहली समझ में आ रही है। जरूर सज्जन सिंह वही तांत्रिक है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी, और उसे मारने के लिए उसने मुझसे इस पोटली में जरूर कोई तंत्र का सामान भिजवाया था जिसने सज्जन सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली। लेकिन अब मैं इस पोटली का क्या करूं? रंजन कांपते हाथों से उस पोटली को उठाकर जंगल की ओर फेंककर अपने गांव लौट आता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसे उसकी पत्नी भी सज्जन सिंह की तरह रहस्यमयी हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। पत्नी के जाने से रंजन पूरी तरह टूट गया था। वो हर पल खुद को ही उर्वशी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। आधी रात का समय था। रोते रोते शायद रंजन की आंख लग गई थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। रंजन दरवाजा खोलता है तो उसके सामने फिर से वही मनहूस पोटली रखी दिखाई देती है। डर से रंजन पसीना पसीना हो रहा था। घबराकर वो इधर उधर देखता है। कुछ ही दूर पर पेड़ की ओट में एक काले कपड़े वाली बुढ़िया घूंघट के पीछे से झांकती हुई उसे नजर आती है, क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वो डायन नहीं